नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे बहुभुज, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में पॉलीगन। आज हम बहुभुज के अंतर्गत निम्न 4 बिंदु पर चर्चा करेंगे। पहला है बहुभुज की अवधारणा, दूसरा है बहुभुज के प्रकार, तीसरा है बहुभुज के अंग और चौथा हम प्रश्नावली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं बहुभुज की अवधारणा। हम जानेंगे बहुभुज क्या है, बहुभुज को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, आप इस प्रकार से आकृति से अवगत हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार से 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रेट्रल कहते हैं, और 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम पंचभुज कहते हैं। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम षटभुज कहते हैं, और 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को एक और हम ऐसा कर देते हैं, तो 7 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को सप्तभुज कहते हैं। इसी प्रकार से 8 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम अष्टभुज कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम त्रिभुज कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जिस प्रकार से स्कूल में हम देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों का नाम अलग अलग रहता है, लेकिन हम सबको एक नाम से जानते हैं, वो है स्टूडेंट या विद्यार्थी। उसी प्रकार से भले ही ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है, सप्तभुज है, लेकिन इन सब का एक और नाम है जिसको कहा जाता है बहुभुज। इसका एक अन्य नाम है बहुभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीगन। तो हम बहुभुज को यहाँ पर, ये भी बहुभुज है, इसको भी बहुभुज कहेंगे, इसको भी बहुभुज कहेंगे, इसको भी बहुभुज कहेंगे, इसको भी बहुभुज कहेंगे। तो बहुभुज को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज या पॉलीगन कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, परिभाषा 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे पॉलीगन कहते हैं। तो ये परिभाषा याद रखना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। तो इसके लिए शर्त है कम से कम 3 भुजा होना चाहिए। हम जानते हैं जब तक 3 भुजा नहीं होगा तब तक कोई बंद आकृति नहीं बनेगा। तो न्यूनतम 3 भुजा होना चाहिए, और अधिकतम कितना भी भुजा हो सकता है, और एक बंद आकृति बनाना चाहिए। जैसे यहाँ पर सभी बंद आकृति बना रहे हैं, यदि ये 3 भुजा इस प्रकार से हम बना देते हैं, तो भले ही इसमें 3 भुजा है लेकिन बंद आकृति नहीं बना रहा है, इसलिए उसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। तो याद रखना, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बहुभुज या पॉलीगन कहते हैं। आइए इसके पश्चात हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं, बहुभुज के प्रकार। जिस प्रकार से हम देखते हैं त्रिभुज के प्रकार होते हैं, चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से बहुभुज के भी प्रकार होते हैं। तो जैसे त्रिभुज में देखते हैं, भुजा के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर अलग त्रिभुज होते हैं। उसी प्रकार से बहुभुज को हम 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है कोण के आधार पे, कोण के आधार पर, और दूसरा हम विभाजित कर सकते हैं भुजा अर्थात साइड के आधार पर, भुजा के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे कोण के आधार पर। जैसे इस प्रकार से है, मान लो हम एक पंचभुज ले लेते हैं, 3 भुजा हो गया, 4 भुजा हो गया, ये 5 भुजा हो गया। ये भुजा के आधार पर, सॉरी कोण के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं। पहला है पहला है
उत्तल बहुभुज, बहुभुज, और दूसरा है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज को कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, और इस अवतल को कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन। तो कोण के आधार पर बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा है अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगन। अब जानते हैं उत्तल बहुभुज क्या है। जैसे आप विज्ञान में पढ़ते होंगे लेंस के बारे में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, उसका उभरा हुआ भाग रहता है, या दर्पण में देखा जाए तो परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। वैसे ही इसका जो कोण है या शीर्ष है, ये बाहर की तरफ उभरा रहता है। देखिए आप यहाँ पर कोण या शीर्ष बाहर की तरफ निकला हुआ है, उभरा हुआ है। इस प्रकार के जो बहुभुज बनेंगे जिसके शीर्ष बाहर की तरफ उभरा हो, उसे हम कहते हैं उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आप यहाँ देखेंगे यदि शीर्ष बाहर की तरफ उभरा हो, ऐसी स्थिति में जो कोण बनेगा वो हमेशा 180 से कम प्राप्त होता है, अर्थात जो उनका जो प्रत्येक कोण है 180 से हमेशा कम प्राप्त होगा। इसको हम कहेंगे उत्तल बहुभुज। तो परिभाषक रूप में इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसे बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से कम होता है उसे हम कहेंगे उत्तल बहुभुज या कॉन्वेक्स पॉलीगन। परिभाषा लिख सकते हैं, वह बहुभुज, चलिए इसको परिभाषा के लिए जगह नहीं बन पाएगा, तो वह बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से कम होगा उसे हम कहेंगे उत्तल बहुभुज। अब देखते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज इस प्रकार से होते हैं, मान लो हम एक पंचभुज बना देते हैं, इसी को इस प्रकार से बना देते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है, 5 भुजा है, तो इसको हम पंचभुज कहेंगे। लेकिन हम यहाँ देखते हैं ये शीर्ष से उभरा हुआ है, ये भी शीर्ष से उभरा हुआ है, ये भी शीर्ष से उभरा हुआ है, ये भी शीर्ष से उभरा हुआ है, लेकिन एक शीर्ष अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अर्थात ये प्रत्येक जो कोण है, बाकी कोण है, उसमें से सभी कोण 180 से कम है, लेकिन एक कोण है जो 180 से ज्यादा है। तो ऐसे चतुर्भुज जिसका कम से कम एक कोण 180 अंश से ज्यादा हो, उसे हम कहेंगे अवतल बहुभुज या कॉनकेव पॉलीगन। तो इस प्रकार से कोण के आधार पर पॉलीगन को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्तल बहुभुज, दूसरा है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के प्रत्येक कोण 180 से कम होता है, जबकि अवतल बहुभुज का कम से कम एक कोण 180 से अधिक होता है, उसे हम कहेंगे अवतल बहुभुज अर्थात कॉनकेव पॉलीगन। अब बात करते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर हम देखते हैं, जैसे त्रिभुज में देखते हैं जिसके तीनों भुजा बराबर रहते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसके भुजा अलग अलग होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है, जब सभी भुजा बराबर हो तो उसको हम कहते हैं नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। और दूसरा है अनियमित बहुभुज, अनियमित बहुभुज। अनियमित बहुभुज को बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगन। तो भुजा के आधार पर हम बहुभुज को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, नियमित बहुभुज अर्थात रेगुलर पॉलीगन, और दूसरा है अनियमित बहुभुज अर्थात इरेगुलर पॉलीगन। अब वह उसको हम नियमित बहुभुज किसे कहेंगे? वह बहुभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, जितने भी बहुभुजा है सभी भुजा बराबर रहेंगे। जैसे हम वर्ग को कहते हैं, वर्ग में हम जानते हैं प्रत्येक भुजा बराबर रहते हैं। समचतुर्भुज में भी देखते हैं सभी भुजा बराबर रहते हैं। तो जितने भी बहुभुज है जिसके सभी भुजा बराबर रहेंगे, ये सभी भुजा बराबर हैं, ऐसे बहुभुज को हम कहेंगे रेगुलर बहुभुज या नियमित बहुभुज। अब ऐसे बहुभुज, अब अनियमित बहुभुज के बारे में देखते हैं। ऐसे बहुभुज जिसके सभी भुजा बराबर ना हो,
2 भुजा बराबर हो सकते हैं, 3 भुजा बराबर हो सकते हैं, लेकिन सभी भुजा बराबर ना हो तो उसे हम कहेंगे इरेगुलर पॉलीगन या अनियमित बहुभुज। मान लो इस प्रकार से है, मान लो एक चतुर्भुज है जिसमें से सभी भुजा का माप अलग अलग है, तो इस प्रकार के बहुभुज को हम कहेंगे अनियमित बहुभुज या इरेगुलर पॉलीगन। तो इस प्रकार से हम बहुभुज के प्रकार को 2 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, पहला उत्तल बहुभुज, दूसरा है अवतल बहुभुज। और भुजा के आधार पर भी उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। अब इसके बाद हम देखेंगे बहुभुज के अंग। आइए इसके पश्चात हम देखते हैं तीसरे नंबर पर बहुभुज के अंग। जिस प्रकार से हम देखते हैं चतुर्भुज के अंग होते हैं, उसी प्रकार से त्रिभुज के अंग होते हैं, चतुर्भुज के अंग होते हैं, उसी प्रकार से पॉलीगन के भी कुछ अंग होते हैं। तो जैसे चतुर्भुज की बनाकर देखते हैं, इस चतुर्भुज के कौन कौन से अंग है? पहला तो है शीर्ष। शीर्ष की संख्या इसमें होता है 4। दूसरा है कोण, इसको हम अंदर वाले भाग को कोण कहेंगे और बाहर वाले जो नुकीला भाग है उभरा हुआ है उसको हम शीर्ष कहेंगे। इसके भी संख्या 4 है, 1 2 3 4। इसके पश्चात है तीसरा नंबर के अंग है भुजा। भुजा की संख्या 4 है। और चौथा नंबर है विकर्ण। इस प्रकार से ये विकर्ण है, विकर्ण की संख्या 2 है, विकर्ण की संख्या 2 प्राप्त हुआ। तो ये चतुर्भुज के अंग है। उसी प्रकार से बहुभुज के, अर्थात ये भी एक बहुभुज है, बहुभुज के भी ऐसे अंग होते हैं। जैसे ये भी एक बहुभुज है, इसमें भी क्या है? शीर्ष है, कोण है, भुजा है और विकर्ण होते हैं। शीर्ष, यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, अगर विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो जितने शीर्ष होते हैं उतने ही कोण होते हैं और उतने ही भुजा होते हैं। अब मान लो इसको हम विकर्ण की सहायता इसको 2 भागों में बांट देते हैं। दो भागों में बांट देते हैं। अब आप सभी जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है, 360 अंश। त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब यहां देखते हैं, अगर यहां पर हम एक विकर्ण बना देते हैं तो ऐसा करने पर जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुज में बढ़ जाता है। अगर एक हम विकर्ण खींचते हैं तो 2 त्रिभुज में बढ़ जाता है। अब यहां पर देखिए, इस त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश है। 180 और 180 को जोड़ते हैं तो प्राप्त हो रहा है 360। तो इस प्रकार से विकर्ण किसी भी पॉलीगन को त्रिभुज में बांट देता है और जितने त्रिभुज प्राप्त होगा उसमें अगर हम 180 का गुणा करते हैं, इसमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं, 2 में हम 180 का गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो रहा है 360 अंश। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अगर इसी प्रकार से पूछा जाए कि पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, इसके अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, तो हमें थोड़ा सा बताने में समस्या आ सकती है। लेकिन आज हम एक ऐसे सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से किसी भी पॉलीगन के अंतःकोणों का योगफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं 2 त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है, तो उसमें से 2 से हमने 180 के साथ गुणा किया तो 360 प्राप्त हुआ। आइए इसी प्रकार से एक पंचभुज पर विचार करते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब पंचभुज के बारे में चर्चा करते हैं। एक पंचभुज लेते हैं, ये पंचभुज है, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भुजा है, इसको हम पंचभुज कहेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने विकर्ण खींचा तो 2 त्रिभुज बना, वैसे एक किसी बिंदु पर मान लो हम इसको लेते हैं A B C D E, बिंदु D से हम विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण हम कैसे खींचेंगे? दूरस्थ
कोणों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसे हम विकर्ण कहेंगे। दूरस्थ नजदीक में ई और सी है, इसको छोड़ करके जो दूर के जो कोण है उसको मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको हम कहेंगे विकर्ण। ये विकर्ण कहलाता है। विकर्ण की परिभाषा को इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी कोण से दूरस्थ कोण को मिलाने वाले जो रेखाखंड है उसको हम विकर्ण कहते हैं। तो इसमें दो विकर्ण प्राप्त हो रहा है, बिंदु डी से दो विकर्ण प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने त्रिभुज में बढ़ गया, 1 2 3, 3 त्रिभुज में बढ़ गया। इसका मतलब इस पंचभुज के पांचों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 3 गुणित 180 गुणा करेंगे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 अंश। तो कितना हो जाएगा, 540 अंश। इस प्रकार से हम उसको विकर्ण की सहायता से त्रिभुजों में बांट करके उनके अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज में हम एक चीज कॉमन देखते हैं, इसमें चतुर्भुज में कितने भुजा है, 4 भुजा। 4 भुजा में अगर हम 2 भुजा कम कर देते हैं, 4 भुजा में 2 भुजा कम कर देते हैं तो कितना बचा, 2। इसलिए 2 में हम 180 का गुणा किया है। इसमें देखते हैं 5 भुजा है, 5 में 2 कम करते हैं तो 3, इसलिए 3 में 180 का गुणा किया। तो इस प्रकार से हम एक सूत्र बना सकते हैं, बहुभुज में अंतःकोण का योगफल, बहुभुज में अंतःकोण का योगफल एक सूत्र हो जाएगा। योगफल का सूत्र होता है n-2 गुणित 180 अंश, जहां n है भुजा की संख्या, n बराबर है भुजा की संख्या। अर्थात किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भुजा है उसमें हम 2 कम कर देंगे। जितने भुजा है उसमें 2 कम कर देंगे तो क्या होगा, उसमें कितने त्रिभुज बन रहा है उनकी संख्या प्राप्त होगा। उन त्रिभुजों की संख्या को अर्थात n-2 को हम अगर 180 से गुणा करते हैं तो जो प्राप्त राशि है, जो प्राप्त अंक प्राप्त होगा वही क्या है, उस बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कहलाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र की सहायता से प्रश्नावली से प्रश्न बनेंगे। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, n-2 गुणित 180 अंश। आइए अब इसके पश्चात हम चौथे नंबर पर चलते हैं, प्रश्नावली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आइए इसके पश्चात हम चौथा बिंदु पर चलते हैं। चौथा बिंदु है प्रश्नावली से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास। आइए प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, उस सूत्र की सहायता से किसी भी बहुभुज का, चाहे वो चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, अष्टभुज हो, जितना भी भुजा रहे उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा उस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं इसको। हमारे पास जो सूत्र है ये है n-2 गुणित 180 अंश। ये है भुजाओं की अंतःकोणों का योगफल बराबर है अंतःकोणों का योगफल। तो यहां पर n का मतलब है भुजाओं की संख्या और भुजा की संख्या दिया हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे हल दिया है भुजाओं की संख्या n बराबर दिया है 8, अर्थात अष्टभुज है, जो भी पॉलीगन है वो है अष्टभुज है। तो ये सूत्र हो जाएगा, सूत्र यही सूत्र लिखेंगे, अंतःकोणों का योगफल बराबर बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कोणों का योगफल बराबर होता है n-2 गुणित 180 अंश। तो जैसे n का मान हमें पता है, n बराबर 8 है, तो सूत्र में सीधा मान रखते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा, योगफल बराबर हो जाएगा अंतःकोणों का। n बराबर दिया है 8, तो हम लिख देंगे 8-2 गुणित 180 अंश। 8 में 2 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 6,
180 के साथ गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 18 का पारा सीधा पढ़ लेते हैं, 18 पंच 90, 18 छक्का 108 और एक शून्य है तो एक शून्य बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा 1080 अंश। तो क्या हो जाएगा, अतः अष्टभुज के 8 कोणों का योगफल है वो 1080 प्राप्त होगा। इस सूत्र की सहायता से आप अन्य भुजा वाले बहुभुज है उनका भी आप अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप 10 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल आप बनाकर देखिए और अंतःकोणों का योगफल कितना आता है आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आज आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप 10 भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा ये आप ज्ञात कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।